हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, सीईटी के एग्ज़ाम के मात्र आपके 2 दिन बचे हैं और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान इतिहास संपूर्ण मैराथन क्लास, जिसमें हम पूरे राजस्थान इतिहास पर चर्चा करेंगे। पहले तो जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा और मुख्य रूप से आपके राजस्थान इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को हम इस क्लास में मोटा मोटी पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अपना मुख्य उद्देश्य ये है कि इस क्लास में से प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाने वाला है। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, 2 बार इस क्लास को देख लेना, आपका पूरा मामला खल्लास हो जाएगा। देखिए, अपना पहला प्रश्न आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और पहला प्रश्न क्या है आपका? तो पहला प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की सबसे शक्तिशाली छावनी जो है वो कौन सी थी? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और वहीं से हमने इस प्रश्न को उठाया है। तो जल्दी से आप इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। देखो, 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति में सबसे शक्तिशाली छावनी की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि राजस्थान में क्रांति के समय 6 छावनी थी। राजस्थान में क्रांति के समय छावनियों की संख्या कितनी थी? तो राजस्थान में क्रांति के समय छावनी थी 6। कितनी थी? 6 छावनी थी। और 6 छावनी कौन कौन सी है? तो 6 छावनी आप कैसे याद रखोगे? 6 छावनियों को आप याद रखना, ए नानी मेरो ब्याह कौन देखो, ए नानी मेरो ब्याह कौन देखो या मेरो ब्याह देख, मेरो ब्याह देखी। इससे आप इन 6 की 6 छावनियों को याद रख सकते हो। जैसे ए से आपका क्या हो जाएगा? एरिनपुरा हो जाएगा। ए से हो जाएगा एरिनपुरा, ना से हो जाएगा नसीराबाद, ना से हो जाएगा नसीराबाद, और नी से हो जाएगा नीमच, नी से क्या हो जाएगा? नीमच हो जाएगा। ब्याह से हो जाएगा ब्यावर, और दै से हो जाएगा देवली, दै से हो जाएगा देवली, और ख से हो जाएगा खेरवाड़ा। ये आपकी राजस्थान में क्रांति के समय छावनियां थी, जिनकी संख्या कितनी है? 6 है। कितनी संख्या है? 6 संख्या है। अब देखिएगा, अपने राजस्थान में क्रांति के समय छावनियों की संख्या 6 है, लेकिन इनमें से 2 ऐसी छावनी हैं जो क्रांति में भाग नहीं लेती है। इनमें एक तो ब्यावर है और एक कौन सी है? खेरवाड़ा है। ब्यावर और खेरवाड़ा जो है, इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था, क्रांति में भाग नहीं लिया था। ब्यावर और खेरवाड़ा जो है, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। और बाकी अपनी 6 क्या है? छावनियां हैं। और 6 छावनियों में से भाग लेने वाली कितनी है? 4। एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच और देवली, ये 4 ऐसी छावनी है जो क्रांति में भाग लेती है, और 2 ऐसी छावनी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। अब बेसिक से प्रश्न जो है वो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी छावनी नहीं थी या कौन सी छावनी है? 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको ये पूछ लेगा कि छावनी कौन सी नहीं है, ये पूछ लेगा कि कौन सी छावनी है। इसके बाद में देखो, अभी आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है? नसीराबाद। नसीराबाद में क्रांति कब होती है? 28 मई 1857 को क्रांति कहां पर हुई थी? 28 मई 1857 को क्रांति होती है साहब नसीराबाद में। नीमच की अगर मैं बात करूं तो नीमच में क्रांति कब होती है? 3 जून 1857 को क्रांति होती है नीमच में। एरिनपुरा में क्रांति होती है 21 अगस्त को होती है। देवली में क्रांति होती है 5 जून 1857 को। देवली के अंदर क्रांति कब हुई थी? 5 जून 1857 को हुई थी। अपने इसमें कुछ बातें करते हैं, अपने मुख्य बातों के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि जैसे 1857 की क्रांति जो हुई थी अपने राजस्थान में 1857 की क्रांति, मैं पूरी बातें आपको बताने जा रहा हूं, इसमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ इसमें से आपको 90% आपको मिल जाएगा। बस लगातार आप इस क्लास को देख लीजिएगा, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हम जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक है उन सभी के ऊपर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान में जो क्रांति हुई थी अपनी, राजस्थान में 1857 की क्रांति की हम बात करें तो सबसे पहले आपके जहन में आता है कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। और राजस्थान का हृदय कौन सा है? राजस्थान का हृदय है अजमेर। अजमेर के अंदर 1832 में किसकी राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना होती है?
रेजिडेंसी की स्थापना होती है। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में हुई थी और यहाँ पर एक पद बनता है जिस पद का नाम था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो कौन बने थे, मिस्टर लोकेट बने थे। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, मिस्टर लोकेट जो है, ये मिस्टर लोकेट आपके एजेंट टू गवर्नर जनरल बनते हैं। और 1845 में जो मुख्यालय था वो चेंज कर दिया था। 1845 के अंदर मुख्यालय किसको बना दिया था, आबू को बना दिया था। पहले मुख्यालय कौन सा था, अजमेर था। 45 में मुख्यालय कौन सा बन गया, आबू बन गया था। और क्रांति के समय 1857 में जो एजीजी था, जिसका नाम क्या था, एजीजी का नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस नाम था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है ये क्रांति के समय क्या थे, एजीजी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्रांति के समय एजीजी थे। और एजीजी कौन होता है, एजीजी के ऊपर होता है गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के नीचे काम करने वाला बंदा होता है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। कैसे क्रांति और कैसे कैनिंग, कि क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और अपने इस समय क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन सी है, प्रश्न पूछ ले आपसे कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी। ब्रिटेन की महारानी जो है वो कौन थी, तो ब्रिटेन की महारानी हो जाएगी विक्टोरिया। क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। कौन सी थी, विक्टोरिया। विक्टोरिया जो थी ये ब्रिटेन की महारानी थी। और ब्रिटेन के पीएम कौन थे, पीएम का नाम था पामस्टन। ब्रिटेन के जो पीएम है जिसका नाम क्या था, पामस्टन नाम था। ब्रिटेन के पीएम का नाम था पामस्टन। और इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रांति का चिन्ह क्या था। 1857 की क्रांति की हम बात कर रहे हैं, तो क्रांति का चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है। और क्रांति का चिन्ह क्या हो जाएगा, कमल और रोटी हो जाएगा। कमल और रोटी जो है ये कमल और रोटी क्रांति का चिन्ह हो जाएगा। कमल और रोटी क्रांति का चिन्ह हो जाएगा। क्रांति की व्यू रचना कौन करते हैं, तो क्रांति की व्यू रचना नाना साहेब, किसने की थी, नाना साहेब। और नाना साहेब का एक मंत्री है जिसका नाम था अजीजू मुल्ला, अजीजू मुल्ला या अजीजू मोल्ला खां। इसके द्वारा क्रांति की व्यू रचना तैयार की जाती है। इसके अलावा अपने राजस्थान में क्रांति जो होती है उससे पहले हम भारत की क्रांति की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से एक प्रश्न आपसे बनता है कि राजस्थान में जो क्रांति होती है इस दौरान हम बात करें कि क्रांति का कारण क्या था। क्रांति के कारण की अगर हम बात करें तो कारण एक तो आपको ये याद रखना है कि क्रांति का कारण था लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली की कौन सी संधि, सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि है एक तो कारण था ये। और लॉर्ड वेलेजली की इस सहायक संधि जो है इसका समय था सबसे पहले 1798 के अंदर हैदराबाद रियासत का एक बंदा था जिसका नाम था निजाम। इस निजाम ने संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे। और इस संधि की अगर हम बात करें तो राजस्थान में हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किया था बेटा, तो राजस्थान में इस संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर भरतपुर रियासत करती है 1803 में। और भरतपुर के राजा कौन थे, रणजीत सिंह नाम था। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह 1803 में क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। और भरतपुर के बाद में अगर आपसे पूछे कि जो अधीनस्थ संधियां हुई थी, ये तो आपकी हो जाएगी कौन सी, सहायक संधि। और जो अधीनस्थ संधि है या आश्रित पार्थ्य की नीति के तहत अधीनस्थ संधि की बात करें, या इसको हम कहते हैं आश्रित पार्थ्य की नीति के तहत सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, करौली थी। करौली रियासत थी जो 1817 में क्या करती है, संधि करती है। 1817 में क्या करती है, संधि करती है। और करौली के बाद में जो रियासत आती है जिसका नाम आता है टोंक, जो 1817 में संधि कर लेते हैं। और फिर आती है कोटा, और कोटा ने भी 1817 में संधि की थी। बाकी अपनी सभी रियासतें 1818 में क्या करती है, संधि करती है। अब आपसे पूछे कि राजस्थान की अधिकांश रियासतों ने या फिर अधीनस्थ संधि के समय राजस्थान की अधिकांश रियासतों ने अंग्रेजों के साथ में संधि की, या अधीनस्थ संधि के समय जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम क्या था, लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम था। हेस्टिंग्स नाम था, लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम था।
गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनके समय में अधीनस्थ संधियां होती है करौली सबसे पहले करती है। और संधि करने वाली राजस्थान की जो अंतिम रियासत है, अंतिम रियासत कौन सी है? तो अंतिम रियासत है सिरोही। अंतिम रियासत जो है जिसका नाम क्या था? सिरोही नाम था। और सिरोही संधि पर हस्ताक्षर कब करती है? सिरोही जो है इसने 1823 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मैं इन सभी के स्क्रीनशॉट लेके प्रश्न के साथ में लगाऊंगा, आप जरूर गौर करना इसको। इसके बाद में और अपने मुख्य जो 1857 की क्रांति का जो कारण था वो क्या था? तो मुख्य कारण था आपके 28 क्रांति की हम बात करें तो जनवरी 1857 के अंदर एक राइफल चलता था, उसका नाम था ब्राउन बेस राइफल। ब्राउन बेस राइफल एक राइफल था जिसका नाम था ब्राउन बेस राइफल। इसके स्थान पर एक नया राइफल लागू किया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। और इस एनफील्ड राइफल में क्या था? चर्बी वाले कारतूस जिनको बोलते हैं, यानी कि गाय व सुअर की इसमें क्या लगी थी? चर्बी लगी थी। चर्बी वाले क्या थे? कारतूस। चर्बी वाले कारतूस इनको हम कह सकते हैं। और चर्बी वाले जो कारतूस थे इनको चलाने से सबसे पहले मना किसने किया था? तो एक कोलकाता की छावनी आती है और कोलकाता की उस छावनी का नाम था बैरकपुर। कोलकाता की कौन सी छावनी थी? बैरकपुर छावनी थी बेटा। कोलकाता की बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी का एक सेनापति था जिसका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने सबसे पहले राइफल चलाने से इनकार किया था। और जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हम ऐसा कोई राइफल नहीं लगवा रहे हैं। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 की बात थी। 29 मार्च 1857 को हायूसन और बाग की हत्या की थी। हायूसन व जर्नल बाग की हत्या की थी। हायूसन व जर्नल बाग की हत्या की थी। हायूसन व जर्नल बाग की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे को खुद को फांसी कब होती है? 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी होती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का मंगल पांडे कौन है, तो बता दोगे जल्दी से? राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? क्लास को शेयर करो सभी। राजस्थान का मंगल पांडे कौन है जिसको क्रांति का बादशाह भी कहते हैं? क्रांति का जिसको क्या कहते हैं? बादशाह कहा जाता है। क्रांति का बादशाह कहा जाता है। ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया हो जाएगा। अमरचंद बाठिया जो है इनको क्रांति का बादशाह कहा जाता है, साथ में राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। अमरचंद बाठिया जो थे ये राजस्थान में सबसे पहले इनको फांसी हुई थी। राजस्थान में सबसे पहले फांसी किसको होती है? तो सबसे पहले राजस्थान में फांसी अमरचंद बाठिया को हुई थी। और अमरचंद बाठिया जो है इनको फांसी जो है वो ग्वालियर में पेड़ से लटका कर दी थी। ग्वालियर में पेड़ से लटका के, ग्वालियर में पेड़ से लटकाकर अमरचंद बाठिया को क्या मिली थी? फांसी मिली थी, जिनको नगर सेठ के नाम से जाना जाता है। नगर सेठ के नाम से जिनको जाना जाता है। नगर सेठ के नाम से जिनको जाना जाता है। और अपने राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 10 मई को हुई थी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है साहब 10 मई को। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में क्रांति की शुरुआत जो है अपने राजस्थान में 28 मई को होती है। और भारत में क्रांति की शुरुआत हुई थी आपकी 10 मई को। 10 मई को कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद से होती है। प्रश्न आपसे यह था कि अपने राजस्थान में क्रांति के समय सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी है? सबसे बड़ी और शक्तिशाली जो छावनी है, सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी है? तो बताना बेटा। नसीराबाद। कौन सी है?
नसीराबाद है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में समय प्रक्रांति, राजस्थान में समय प्रक्रांति कहाँ पर होती है? राजस्थान में समय प्रक्रांति जो है ये आपकी होती है भरतपुर में, और कितनी तारीख को होती है? 28 मई को। अगर आपसे पूछे कि क्रांति के समय कौन सी रियासत का राजा नाबालिग था, तो राजस्थान में क्रांति के समय जो अपनी भरतपुर रियासत है, इस भरतपुर का राजा जो है वो क्या था? नाबालिग था। भरतपुर के जो जसवंत सिंह है, ये भरतपुर के जसवंत सिंह इस समय क्या थे? नाबालिग थे। और एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्रांति के समय जो राजा व प्रजा ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपना जयपुर। और एक प्रश्न बेसिक सा पूछा जाता है कि राजस्थान में जन विद्रोह कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में जन विद्रोह होता है साहब कोटा के अंदर। कोटा में राजस्थान में क्या हुआ था? जन विद्रोह हुआ था। राजस्थान में कोटा के अंदर कौन सा विद्रोह होता है? जन विद्रोह राजस्थान में कहां पर हुआ था? कोटा के अंदर हुआ था। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में छावनियां कितनी थी? तो 6 छावनी थी, लेकिन 2 ने भाग नहीं लिया था। हम बात कर रहे थे एक तो सबसे पहले नसीराबाद, और नसीराबाद में क्रांति होती है 28 मई को। 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में शुरुआत क्रांति की कहां से होती है? तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है। नसीराबाद में क्रांति किसने की थी? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के द्वारा नसीराबाद में क्रांति की जाती है। नसीराबाद में कौन सी छावनी के द्वारा क्रांति होती है? कौन सी सैनिक टुकड़ी जो है, सैनिक टुकड़ी के द्वारा क्रांति की गई थी? तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, और इसके बाद में साथ में मिली थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगर आपसे पूछे कि नसीराबाद में मरने वाले अंग्रेज कौन कौन से थे, तो अंग्रेज के नाम आपको बताना है। सबसे पहले स्कॉटिश वुड ये मरा था, एक मरा था न्यूबरी, और एक मरा था पेनी। ये तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और लोक और हार्डी दोनों क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। नसीराबाद के बाद में हम बात करें अगर नीमच की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर नीमच की, तो बेटा नीमच के अंदर आपको ध्यान रखना है कि नीमच में क्रांति 3 जून 1857 को होती है। 3 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति कौन करते हैं? मोहम्मद अली बेग करते हैं। मोहम्मद अली बेग। और मोहम्मद अली बेग के साथ में बंदा कौन था? हीरा लाल था। बंदा बहादुर कौन था? हीरा लाल था। बंदा कौन था? हीरा लाल था, जिसने क्या किया था? क्रांति में भाग लिया था। यहाँ पर जो अंग्रेज था, जिस अंग्रेज का नाम था कर्नल अबोट, और कर्नल अबोट जो है इसने गीता व कुरान की शपथ दिलाई थी। गीता व कुरान की क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। किसने? कर्नल अबोट ने कहा था हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को कि भाई आप जो है वो अंग्रेजों का क्या दोगे? साथ दोगे। ऐसा कर्नल अबोट ने कहा था। लेकिन मोहम्मद अली बेग ने इसको रिप्लाई दिया था कि अगर अंग्रेज अपनी शपथ भंग कर सकते हैं तो भारतीयों से किसी भी प्रकार की उम्मीद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में नीमच के अंदर जो है, नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवार जो थे, इन 40 अंग्रेज परिवार को अपने एक राजा थे जिनका नाम था मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। इस स्वरूप सिंह ने पहले तो इनको कहाँ भेजा था? डूंगला गांव में। कौन से गांव में? डूंगला गांव में। और यहाँ से कहाँ पर भेज दिया था? यहाँ से इनको भेज दिया था साहब अपने जग मंदिरों में, जग मंदिरों में भेज दिया था। पीछे हम बेसिक बातें जहाँ पर क्रांति की कर रहे थे, यहाँ पर एक बात आप और लिखना कि अपनी रियासत से बाहर सेना कौन लेकर गया था? रियासत से
बाहर जो है वो सेना लेकर गए थे अपने, कौन, बीकानेर का एक राजा था, और बीकानेर के उस राजा का नाम था सरदार सिंह। सरदार सिंह रियासत से बाहर सेना लेकर जाते हैं, और इनको टिब्बी परगने के कितने गांव मिलते हैं, तो टिब्बी परगने के 41 गांव जो थे वो सरदार सिंह को मिले थे, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। यहाँ पर नीमच के जो 40 अंग्रेज परिवार थे, इनको डुंगला गांव में और बाद में जग मंदिरों में शरण दी जाती है। देवली की कोई आवश्यकता है नहीं। अपने नसीराबाद के अगली जो है अपना एरिनपुरा। एरिनपुरा में महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। एरिनपुरा, और एरिनपुरा की महत्वपूर्ण बातें हम करें तो 21 अगस्त को यहाँ पर क्या होती है, क्रांति होती है। एरिनपुरा के अंदर क्रांति करने वाले जो थे, योद्धा जो थे, जिनका नाम था, एक तो तिलक राम, एक तो थे तिलक राम, एक थे मोती खां, और एक बंदा जिसका नाम था शीतल प्रसाद। तिलक राम, मोती खां और शीतल प्रसाद। तिलक राम, मोती खां और कौन थे, शीतल प्रसाद थे। इन्होंने नारा, इनमें से एक बंदा था शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह, और शिवनाथ सिंह ने एक नारा दिया था, और नारा कौन सा था, नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जो है वो दिया गया था। यहाँ पर एक बात आप इसमें और ध्यान रखना कि जब ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देकर आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में इनका मुकाम होता है औवा में, और औवा के अंदर इस समय जो ठाकुर थे जिनका नाम था कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिकारियों का साथ देने को कुशाल सिंह तैयार हो जाते हैं, और कुशाल सिंह की वजह से यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम था साहब बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा, बिठोड़ा या बिथोड़ा का युद्ध होता है। बिठोड़ा या बिथोड़ा का क्या होता है, युद्ध होता है, और ये आपका हुआ था 8 सितंबर 1857 को, जिसमें एक तरफ तो थे आपके क्रांतिकारी जिसमें कुशाल सिंह चंपावत मुख्य था, कुशाल सिंह चंपावत जिसमें मुख्य था, और दूसरी तरफ यहाँ पर कौन कौन आते हैं, एक तो आता है हितकोट, अंग्रेजों की तरफ से हितकोट आता है, और साथ में अपना जो हितकोट के साथ में कौन आया था, कुशल राज सिंधवी करके एक बंदा था वो आता है, और ओनाड सिंह यहाँ पर कौन था, ओनाड सिंह यहाँ पर था किलेदार। क्या था, किलेदार नाम था। ओनाड सिंह यहाँ के क्या थे साहब, किलेदार थे। ओनाड सिंह इस समय यहाँ के किलेदार थे। उसके बाद में इस युद्ध में कुशल राज और इनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है, जिसकी वजह से एक और युद्ध हुआ था, और दूसरे युद्ध का नाम था साहब चेल्लावास का युद्ध। कौन था, चेल्लावास का युद्ध था, चेल्लावास का युद्ध था। और चेल्लावास का युद्ध कब होता है, 18 सितंबर 1857 को चेल्लावास का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ तो थे कुशाल सिंह और दूसरी तरफ मेकमोसन थे। मेकमोसन या मेकमोसेन जो अपने जोधपुर के या मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। यहाँ पर कुशाल सिंह की विजय होती है, मेकमोसन की होती है हार, और इसकी गर्दन काटकर, इसकी गर्दन क्या कर दी जाती, काट दी जाती है, और इसकी गर्दन काटकर कौन से किले पर लटकाई जाती है, औवा के किले पर इसकी गर्दन को लटका दिया जाता है, जिसकी वजह से कुशाल सिंह चंपावत जो था इसके ऊपर राजद्रोह का केस डाल दिया गया था, और इस राजद्रोह की जांच के लिए एक आयोग का गठन हुआ था, और उस आयोग का नाम था टेलर आयोग, और टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को क्या कर दिया था, निर्दोष कर दिया था, जिसकी वजह से 1858 में अंग्रेजों ने होम्स के नेतृत्व में या होब्स के नेतृत्व में एक बड़ी क्या भेजी थी, सेना भेजी थी, और इस होम्स ने यहाँ से इनकी जो कुल देवी थी कुशाल सिंह चंपावत, और जो अपने क्रांति की जो कुल देवी है जिसका नाम था सुगाली माता, सुगाली माता, ये अपने एक तो चंपावत और एक 1857 की क्रांति की दोनों की क्या है, देवी है, जिसका नाम क्या था, सुगाली माता, और सुगाली माता की मूर्ति यहाँ से कौन लेकर जाते हैं, होम्स लेकर जाते हैं। कुशाल सिंह चंपावत जो थे इन्होंने आत्मसमर्पण
1860 में कहां पर किया था? नीमच के अंदर आत्मसमर्पण किया था। 1864 में इनकी मृत्यु कहां पर होती है? उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में फिर एक बात और ध्यान रखना, कोटा में विद्रोह है। कोटा में विद्रोह है। मैं मुख्य मुख्य बातें आपको बता रहा हूं। ये हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। कहां पर विद्रोह होता है? कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था साहब विद्रोह। कोटा के अंदर विद्रोह किसने किया था? एक तो जयदयाल और एक इनके साथ में कौन थे? मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा कोटा के अंदर विद्रोह किया जाता है। जयदयाल और मेहराब खां कोटा में क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। यहाँ पर इन्होंने कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था मेजर बर्टन, और बर्टन की ये यहाँ पर गर्दन काट देते हैं। और एक था डॉक्टर, जिस डॉक्टर का नाम था सेंडलर काटम। सेंडलर काटम, इन दोनों को मार दिया था। इस सेंडलर काटम के दो बेटे थे, इनको भी मार दिया था। और बर्टन की गर्दन जो है वो बर्टन की गर्दन कोटा शहर में घुमाई जाती है। यहां पर जन विद्रोह होता है, जनता विद्रोह करती है। अंत में रॉबर्ट्स आता है। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में 1858 को कोटा के ऊपर आक्रमण होता है। और इसमें करौली का मदनपाल जो था, करौली का मदनपाल, इस करौली के मदनपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया था। और इसने एक तो राम सिंह को आजाद करवाया था। राम सिंह को क्या करवाया था? आजाद करवाया था। राम सिंह को आजाद किसने करवाया था? करौली के मदनपाल ने राम सिंह को आजाद करवाया था। साथ में आपका जो करौली का मदनपाल है, इसको GCI की उपाधि मिलती है, ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया जो है वो उपाधि किसको मिलती है? करौली के मदनपाल को मिलती है। साथ में तोपों की सलामी कितनी कर दी जाती है? 17 तोपों की सलामी कर दी जाती है। फिर आपको एक और ध्यान रखना है, धौलपुर। और धौलपुर से संबंधित आपको दो बंदों के नाम ध्यान रखने, रामलाल और हीरा सिंह या हीरालाल। इन दोनों का संबंध जो है वो किससे माना जाता है? धौलपुर से माना जाता है। इसके अलावा एक आप ध्यान रखोगे, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंगा। और तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आते हैं? राजस्थान में 2 बार आते हैं। पहली बार आए थे 8 अगस्त 1857 को। और इनका यहाँ पर रॉबर्ट्स की सेना के साथ में कौन सा युद्ध होता है? कुआड़ा नामक जगह के ऊपर इनकी एक लड़ाई होती है, जिसको हम कौन से युद्ध के नाम से जानते हैं? कुआड़ा के युद्ध के नाम से। दूसरी बार आते हैं दिसंबर 1857 को। दूसरी बार राजस्थान आए थे, मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर जो है वो दूसरी बार आते हैं। दूसरी बार जो है वो राजस्थान कब आए थे? तो दूसरी बार राजस्थान आए थे आपके दिसंबर 1857 के अंदर। तात्या टोपे को जो है वो क्या दी जाती है? फांसी। और तात्या टोपे को फांसी कहां पर दी जाती है? तात्या टोपे जो थे इनको ग्वालियर, अपने जो नरवर के जंगल है इनमें राम सिंह नरूका की सहायता से पकड़ा जाता है। और तात्या की फांसी की आलोचना किसने की थी? आलोचना किसने की थी? सावर्स नाम का एक अंग्रेज है जिसने तात्या की फांसी की आलोचना की थी। कुछ एक क्रांति में पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। और पॉलिटिकल एजेंट और उस रियासत का राजा कैसे याद रखोगे? जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो होती है रियासत, जैसे कोटा है, कोट के लगते हैं बटन, तो कोटा का बर्टन है। और बटन किसने लगाए थे? राम सिंह सेकंड ने लगाए थे, तो कोटा का राजा हो जाएगा राम सिंह सेकंड। अगर मैं बात करूं यहां पर जोधपुर, तो जोधपुर में भाई साहब हो जाएंगे आपके, जोधपुर में गर्मी में लग जाती है मोक, तो हो जाएंगे मेक मोशन। मेक मोशन, मेक मोशन हो जाएंगे आपके कहां के? जोधपुर के। और राजा जोधपुर के कौन से हैं? तख्त सिंह हैं। तख्त सिंह कहां के राजा हैं? जोधपुर के हैं। अगर मैं बात करूं आपके भरतपुर की, तो भरतपुर में जाट लठ मार मोर बुला दे, यानी कि मोरी सन हो जाएगा। और भरतपुर के राजा का नाम था जसवंत सिंह, जो क्रांति में नाबालिग थे।
भरतपुर के बाद में अगर मैं बात करूं आपके उदयपुर की, उदयपुर जिलों की नगरी का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स, और राजा कौन था? स्वरूप सिंह नाम था। राजा कौन थे साहब? स्वरूप सिंह नाम थे। उदयपुर के बाद में अगर मैं बात करूं आपके जयपुर की, तो जयपुर का ईडन गार्डन, सवाई मान सिंह स्टेडियम, और राजा का नाम क्या था? राम सिंह सेकंड। सिरोही का एक पॉलिटिकल एजेंट और ध्यान रखना, और सिरोही का हो जाएगा आपका जेडी हॉल, और सिरोही के राजा का नाम हो जाएगा शिव सिंह। सिरोही के राजा का नाम हो जाएगा शिव सिंह। तो ये इतनी बातें आपको क्रांति में याद रखनी है। और अगला प्रश्न अपना है आपके सामने, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? क्या बेहतरीन क्लास है, सभी बच्चे क्लास को शेयर करो जल्दी से। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। इस वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया था क्या भाई? इस प्रश्न का उत्तर क्या था? नसीराबाद इसका क्या था? राइट उत्तर था। और अगला जो अपना प्रश्न था वो कौन सा था? अगला प्रश्न है अपना, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब होती है? आपके सामने ऑप्शन है 1939, 1936, 1938 और 1946। इसमें से आपको सही उत्तर जो है वो गेस करके बताना है। तो पहले अपने उसी प्रकार से इस पर चर्चा करते हैं कि प्रजामंडल की हम बात करें तो प्रजामंडल का मतलब होता है जनता का संगठन। प्रजा का मतलब होता है जनता और मंडल का मतलब होता है संगठन। तो जनता के संगठन को क्या कहते हैं साहब? प्रजामंडल कहते हैं। प्रजामंडल की सबसे पहले मांग जो है वो 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन था जिसका नाम था हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन था। और इस हरिपुरा अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस जो थे, इस सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पर किसकी मांग की जाती है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पर प्रजामंडल की मांग की जाती है। 1939 आपके सामने पहला ऑप्शन है। और 1939 के अंदर कौन कौन से प्रजामंडल जो है जिनकी स्थापना होती है उनकी हम बात करें। देखिएगा 1939 के अंदर आप ध्यान रखो, कौन काकी गो सिर, कौन काकी गो सिर, कौन काकी गो सिर। देखो को से हो जाएगा आपका कोटा, और न से हो जाएगा नैनू, नैनू, नैनूराम। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। किसने की थी? नैनूराम ने। काकी, काकी से हो जाएगा की से किशनगढ़, किशनगढ़, और किशनगढ़ का का से हो जाएगा कांतिलाल, कांतिलाल। किशनगढ़ का हो जाएगा कांतिलाल। स्थापना 1939 में। गो सिर, तो सिर से हो जाएगा सिरोही, और सिरोही का कौन था? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट कहाँ के थे? सिरोही के थे। ये हो गया आपका सिरोही। उसके बाद में 1936, 1936 में देखो वेद बिक्का लेके धोली ज्वाला, वेद बिक्का लेके धोली ज्वाला, बड़ा आसानी से याद रहेगा। वेद बिक्का लेके धोली ज्वाला। बिक्का से हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर, और वेद से हो जाएगा मग्गाराम वेद। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना साहब हुई थी रियासत से बाहर कोलकाता में, कोलकाता में होती है। लेके धौली ज्वाला, धौली से हो जाएगा आपका धौलपुर, और ज्वाला से हो जाएगा ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हो जाएगा। एक कृष्णदत्त पालीवाल, इनका संबंध भी इससे है, आपके धौलपुर से है। इसके बाद में 38 में अगर हम बात करें तो त्रिलोक, भर किशन और हरि मामे के शहर में धौली ज्वाला से याद रखना। एक तो होता है आपका करौली, करौली के कौन थे? त्रिलोक चंद,
करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, त्रिलोकचंद ने की थी। और भरतपुर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भर किशन 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 लाल, और भरतपुर की स्थापना होती है साब रेवाड़ी में। भरतपुर की स्थापना होती है रेवाड़ी में। भर किशन और हरि अलवर, अलवर का हो जाएगा आपका हरि नारायण, नारायण, हरि नारायण। मामा मा में मेवाड़, मेवाड़, और मेवाड़ के थे माणिक्य लाल, माणिक्य लाल, मेवाड़ के थे माणिक्य लाल। और मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित और कौन कौन बंदे हैं, इनमें आपको बताना है बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता, जिनके घर में 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के पहले क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। बच गया अपना कौन सा 46, और 46 में झालावाड़, झालावाड़ और मांगीलाल, मांगीलाल। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, मांगीलाल है। और इसकी स्थापना राजस्थान में अंतिम कौन था, तो राजस्थान में अंतिम था झालावाड़, और पहला कौन सा था, जयपुर। अब इसमें एक तो आपका नहीं लिखा है जयपुर, इसमें नहीं लिखा है जयपुर। जयपुर की पहले तो करते हैं कर्पूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले किसने की थी, कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और यह स्थापना 1931 में होती है, राजस्थान का पहला प्रथम था। और बाद में जयपुर का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। और पुनर्गठन होता है 1936-37 में। किसने किया था, जमनालाल बजाज ने, जमनालाल बजाज ने किया था। और जमनालाल बजाज जो है, इनके द्वारा इसका पुनर्गठन किया जाता है। गांधी का 5वां पुत्र कहते हैं किसको, जमनालाल बजाज को कहते हैं। गांधी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहते हैं। 39 में कौन कौन से है, कोटा है, किशनगढ़ है, सिरोही है। 36 में बीकानेर है, धौलपुर है। 38 के अंदर कौन कौन से है, अपने करौली है, भरतपुर है, अलवर है और मेवाड़ है। और 46 में कौन सा है, झालावाड़। और जयपुर की कब हुई थी, जयपुर की स्थापना 1931 के अंदर होती है। अब मैं सारे के सारे आपको लिख के दे देता हूं, देखना आप थोड़ा सा गौर फरमाना। सबसे पहले प्रजामंडल 1931, 31 में कौन कौन, जयपुर। और जयपुर के संस्थापक कौन थे, कर्पूर चंद। बाद में पुनर्गठन हुआ था, और पुनर्गठन किसने किया था, बजाज ने। कब किया था, 1936-37 में पुनर्गठन होता है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, बूंदी, बूंदी की स्थापना 31 में। और कौन करते हैं, कांतिलाल करते हैं। बुक जय करे 31 में से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद में 1931 के बाद में 1934 मारवाड़, और मारवाड़ का था जय नारायण, जय नारायण व्यास। और हाड़ौती का कौन सा था, हाड़ौती का था नैनूराम, नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा कहाँ के थे, हाड़ौती के। ये दोनों की स्थापना 1934 में होती है। 1936 में 1936 में कौन कौन से प्रजामंडल थे, एक तो अभी मैंने आपको बताया धौलपुर, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और एक 1936 में था बीकानेर, और बीकानेर का कौन था, मग्घा राम बेद। बीकानेर का मग्गाराम बेद था, बीकानेर का कौन था, मग्गाराम बेद था। उसके बाद में 1936 के बाद में 1938 में हमने बात किया, एक तो सबसे पहले मेवाड़, और मेवाड़ के कौन थे, माणिक्य लाल, माणिक्य लाल वर्मा।
मेवाड़ के बाद में हमने बात किया अलवर का। अलवर के कौन थे? हरि नारायण थे। अलवर के हरि नारायण थे। और अलवर के बाद में आपके थे भरतपुर, किशन लाल। एक शाहपुरा और शाहपुरा के कौन थे? रमेश चंद्र थे। शाहपुरा के कौन थे? रमेश चंद्र थे। शाहपुरा के कौन थे? रमेश चंद्र थे। जल्दी जल्दी आप इसको नोट करो, मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट। पानी पानी। चलो इसको जल्दी जल्दी आप साथ में नोट करते रहो। 38 में मेवाड़ माणिक्यलाल, अलवर का हरिनारायण, भरतपुर का किशन लाल, शाहपुरा का रमेश चंद्र। उसके बाद में 1939 में कौन कौन से हैं? 1939 में मैंने आपको कहा एक 38 में और रह गया ना, करौली और रह गया। 38 में रह गया आपका एक करौली, भी 38 के अंदर रह गया। 1 सेकंड में पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, है ना, 1 मिनट वेट करो। अड़तीस में करौली के कौन थे? त्रिलोकचंद थे। त्रिलोकचंद। 39 में एक तो है कोटा, और कोटा के थे नैनू राम। किशनगढ़ और संस्थापक थे कांतिलाल। किशनगढ़ के कांतिलाल। सिरोही का था गोकुल भाई भट्ट। ये कहाँ का है? सिरोही का है। और 39 के बाद में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 42 में। 1942 कुशलगढ़। भंवरलाल, कुशलगढ़ का हो जाएगा भंवरलाल। कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? और 1943 में हो जाएगा बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ हो जाएगा। 1944 के अंदर आपके कौन कौन से प्रजामंडल हैं? तो 1944 के अंदर है डूंगरपुर प्रजामंडल, जिसके संस्थापक कौन थे? भोगी लाल पांड्या। ये डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक है। 1945 में क्या हो जाएगा? 1945 में हो जाएगा आपका एक तो हो जाएगा प्रतापगढ़। चुन्नी लाल ये प्रतापगढ़ के हैं। और एक हो जाएगा जैसलमेर, और जैसलमेर के हो जाएंगे मीठा लाल, ये हो जाएंगे जैसलमेर के। और 1946 में हो जाएगा आपका झालावाड़, और झालावाड़ के कौन थे? मांगी लाल थे। ये सारे के सारे प्रजामंडल एक ही पेज में आपके खलास क्लियर हो जाएंगे, है ना। इसमें से बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी, है ना। और भरतपुर की स्थापना होती है रेवाड़ी। सिरोही की होती है मुंबई के अंदर। सिरोही की मुंबई के अंदर स्थापना हुई थी। बाकी ये सारे के सारे आपके आए गए। तो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई, है ना। अगला प्रश्न, डाबी हत्याकांड का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। डाबी हत्याकांड का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिजोलिया, आपके सामने ऑप्शन है बेंगू, आपके सामने ऑप्शन है नीमू चना, और ऑप्शन है आपके सामने बूंदी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बिजोलिया के बारे में। बता देता हूं। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा ना। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बिजोलिया के बारे में, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया जो है इसका पहले नाम क्या था? विजयावली नाम था।
विजयावली नाम था। बिजोलिया का नाम क्या था? विजयावली नाम था। बिजोलिया कौन सी जागीर में है? बिजोलिया है ऊपरमाल की जागीर में, ऊपरमाल की जागीर में। चित्तौड़ और भैंसरोडगढ़ के बीच का जो पठार है, भैंसरोडगढ़ के बीच का जो पठार है जिसका नाम क्या है? ऊपरमाल का पठार, जिसको बोलते हैं हम ऊपरमाल का पठार कहते हैं। और देखिएगा इसमें बिजोलिया के अंदर आपको क्या क्या बातें याद रखनी। बिजोलिया के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे साहब अशोक परमार। अशोक परमार जो थे ये बिजोलिया के संस्थापक थे। अशोक परमार बिजोलिया के संस्थापक थे। और बिजोलिया जो है वो ए श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का था? ए श्रेणी का ठिकाना था। और यहाँ पर 1900 अपने 1897 में एक गांव था और उस गांव का नाम था गिरधरपुर गांव। और इस गिरधरपुर गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम था गंगाराम धाकड़, इस गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर किसान इकट्ठे हुए थे और किसानों ने फैसला किया था कि हमें जो ठाकुर थे यहाँ पर 1884 के अंदर जो ठाकुर बने थे, 1884 में यहाँ पर ठाकुर बनते हैं राव कृष्ण सिंह। इस राव कृष्ण सिंह की शिकायत मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से करनी चाहिए। और यहाँ से फैसला करके इन्होंने मेवाड़ के महाराणा के पास में शिकायत करने के लिए 2 आदमी भेजे थे। एक का नाम तो था नानजी पटेल और एक बंदे का नाम था ठाकरी पटेल। इन दोनों को बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता है, जिसकी वजह से राव कृष्ण सिंह ने 1903 में एक कर लागू किया था, जिस कर का नाम था चौरी कर। कौन सा कर था? चौरी कर। बिजोलिया ठिकाने में चौरी कर कब लागू होता है? 1903 में चौरी कर बिजोलिया में लागू होता है। और इस कृष्ण सिंह के बाद में जो ठिकानेदार बनते हैं जिसका नाम आता है पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह ने 1906 के अंदर एक कर लागू किया था जिसका नाम था तलवार बंदाई, जिसको नजराना पेशकशी के नाम से भी जाना जाता है। यह तलवार बंदाई कर 1906 के अंदर लागू होता है। 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और बिजोलिया से 1916 में कौन जुड़ते हैं? 1916 में जुड़ते हैं विजय सिंह। कौन जुड़े थे? विजय सिंह पथिक जुड़ते हैं 1916 के अंदर बिजोलिया से। और विजय सिंह पथिक जो थे इन्होंने 1917 में किसकी शुरुआत की थी? किसान ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड, किसान ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी 1917 में। और विजय सिंह ने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। और इस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के बाद में विजय सिंह पथिक के द्वारा एक तो आपका राजस्थान केसरी पत्र निकाला गया था और एक इनके मित्र जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। इनके मित्र का नाम क्या था? इनका मित्र था जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक यहाँ पर क्या निकाला था? पत्र निकाला था। विजय सिंह ने एक और पत्र जारी किया था जिसका नाम था नवीन राजस्थान, जिसको तरुण राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रश्न आपका था कि डाबी हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है। मैं इन सभी के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूं, बेंगू, नीमू, चना, बूंदी के बारे में, बिजोलिया के बारे में। लेकिन आप याद रखना कि यहाँ पर उत्तर इसका सही कौन सा है? बूंदी प्रजामंडल, बूंदी किसान आंदोलन से संबंध है किसका? डाबी का। अब इसमें अपने कुछ बातें करते हैं, जैसे नीमू चना की अपने पहले कर लेते हैं बात थोड़ी सी बेंगू की। बेंगू के अंदर जो ठाकुर थे, ठाकुर का नाम था अनूप सिंह। क्या नाम था? अनूप सिंह। ठाकुर का नाम था अनूप सिंह। और अनूप सिंह और किसानों के मध्य बेंगू में एक समझौता हुआ था और इस समझौते को सरकार ने कौन से समझौते की संज्ञा दी थी? वोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी। इस समझौते को सरकार ने कौन से समझौते की संज्ञा दी थी? वोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी, जो बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य हुआ था। बेंगू में जांच करने के लिए एक आयोग गया था और उसका नाम था ट्रेंच आयोग।
कौन सा आयोग था? ट्रेंच आयोग था। और बेंगू का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? राम नारायण ने। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? राम नारायण चौधरी के द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। ट्रेंच ने यहाँ पर सभी कर जायज बताए थे, जिसकी वजह से गांव था और उस गांव का नाम था गोविंदपुर। और इस गोविंदपुर गांव जो है, इस गोविंदपुर गांव में ट्रेंच के विरोध में एक क्या लगती है, सभा का आयोजन किया जाता है। और इस सभा के ऊपर ट्रेंच के द्वारा गोलियां चला दी जाती है। और ट्रेंच के द्वारा जब गोलियां चलाई जाती है तो दो आदमी, एक तो थे रूपा जी धाकड़ और एक बंदा जिसका नाम था करपा जी धाकड़, ये दोनों यहां पर मारे जाते हैं। रूपा जी धाकड़ और करपा जी धाकड़ ये दोनों यहां पर मारे गए थे। इसके बाद में अपने थोड़ी सी बात करते हैं नींबू चना के बारे में। मेन जहां से प्रश्न उठता है उसी पे चर्चा करनी है, नींबू चना। और नींबू चना कहां पर है? अलवर में है। और अलवर भरतपुर के जो मिश्रित क्षेत्र है जिसको क्या कहा जाता है? मेवात कहा जाता है। तो साथ में आप यहां पर यह देखना कि जो मेव किसान आंदोलन था, इस मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खां के द्वारा किया गया था। चौधरी यासीन खां के द्वारा मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। और इस मेव किसान आंदोलन के दौरान एक बंदा था जिसका नाम था मोहम्मद हादी, जिसने लिखा था, जिसने अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था का गठन किया था। खादिम उल इस्लाम, खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का गठन किया था। किसने? तो ये किया था आपके मोहम्मद हादी के द्वारा अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था का गठन किया जाता है। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खां के द्वारा किया जाता है। और इस मेव किसान आंदोलन में के अलावा जो अपना अलवर किसान आंदोलन है, और एक जगह आती है जिसका नाम है भरतपुर। भरतपुर किसान आंदोलन में पर्टिकुलर एक बंदे का नाम आप याद रखना हमेशा, भोजी लंबरदार के द्वारा जो है, ये भोजी लंबरदार के द्वारा यहाँ पर जो है वो भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। नींबू चना में आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में जंगली सुअरों से निवारण के लिए। जंगली सुअरों से निवारण के लिए आंदोलन प्रारंभ होता है, लेकिन इनको जब मारने की इजाजत दे दी जाती है तो एक समय के लिए आंदोलन समाप्त हो गया था। परंतु 1923 में अलवर के जो राजा थे जय सिंह, इस जय सिंह ने किसानों पर एक नया कर लगाया था और उस कर का नाम था साहब लाग कर। कौन सा कर था? लाग कर था। यहां पर एक नया कर लगाया जाता और उस नए कर का नाम क्या था? यहां पर एक नया कर लगाया जाता और उस नए कर का नाम क्या था? लाग कर नाम था। लाग कर यहां पर लगाया जाता है। और इस लाग कर का विरोध जो था वो किसने किया था? रघुनाथ सिंह की एक बेटी है, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह की पुत्री जिसका नाम था सीता देवी। क्या नाम था? सीता देवी नाम था। और इस सीता देवी ने यहाँ पर क्या किया था? विरोध किया था, विद्रोह किया था। किस बात का? लागकर का विद्रोह किया था। किसने किया था? सीता देवी ने। और सीता देवी के नेतृत्व में 1925 में जो है 1925 के अंदर आपके नींबू चना के अंदर एक सभा का क्या होता है? आयोजन होता है। और इस नींबू चना की जो सभा होती है इसके ऊपर एक बंदा जिसका नाम था छज्जू सिंह। क्या नाम था? छज्जू सिंह था। एक अंग्रेज कमांडर जिसका नाम था छज्जू सिंह। और इस छज्जू सिंह के द्वारा यहाँ पर क्या चला दी जाती है? गोलियां चला दी जाती है, जिसमें लगभग 100 लोग जो है वो मारे जाते हैं। छज्जू सिंह ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी। जिस छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर किसको कहते हैं? राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। किसको साहब? छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। जिस छज्जू सिंह के द्वारा यहाँ पर क्या चलाई जाती है? गोलियां चलाई जाती है, जिसमें 100 के आसपास जो लोग थे वो क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। 100 के आसपास लोग यहाँ पर क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। गोलियां किसने चलाई थी? छज्जू सिंह ने चलाई थी, है ना। हाँ, इसमें 100 के आसपास लोग जो थे वो मारे गए थे। इस घटना को हम नींबू चना हत्याकांड के नाम से जानते हैं।
अगर मैं बात करूं थोड़ी सी बूंदी के बारे में, बूंदी अपने को लाडू वाली बूंदी की बात नहीं करनी है, ये उस बूंदी किसान आंदोलन की बात करनी है जिस बूंदी का नाम बुंदा मीणा के नाम पर बूंदी पड़ा था। उस बूंदी किसान आंदोलन की बात करें तो बूंदी किसान आंदोलन जो है, बूंदी किसान आंदोलन जो है, इसमें एक तो आपको ध्यान रखना है महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था। यहां पर महिलाओं का नेतृत्व किया था अंजना चौधरी। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? अंजना चौधरी के द्वारा महिलाओं का नेतृत्व किया जाता है। और बूंदी किसान आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल 1923 के आसपास की बात थी और 1923 में बूंदी की एक जगह है जिसका नाम है डाबी। इस डाबी नामक जगह पर किसका आयोजन होता है? सभा का। और यहाँ पर एक बंदा जिसका नाम था इकराम हुसैन, और इस इकराम हुसैन के द्वारा यहाँ पर चला दी जाती है गोलियां और इसमें 2 बंदे मारे जाते हैं। एक तो नानक जी भील, नानक जी भील, और एक यहाँ पर मारा जाता है देवीलाल गुर्जर। देवीलाल गुर्जर ये यहाँ पर मारे जाते हैं। और नानक जी भील के लिए वर्मा जी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा था और उस गीत का नाम क्या था? अर्जी शीर्षक से एक गीत लिखा था। और वर्मा जी के द्वारा बिजोलिया के किसानों के लिए कौन सा गीत लिखा गया था, कौन सा गीत गाया गया था? पंछीड़ा जो गीत है वो किसके लिए गया था? बिजोलिया के किसानों के लिए। एक आपको ध्यान रखना है सिक्कर या शेखावाटी किसान आंदोलन। और शेखावाटी किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं, यहां पर शेखावाटी किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो आपको 1934 का कटरा थल के बारे में आपके जहन में आता है। कटरा थल का 1934 का नाम जब भी आ जाता है तो किशोरी देवी का नाम आता है। किसका नाम आता है? किशोरी देवी का नाम आता है। 1934 में जब भी कटरा थल की हम बात करते हैं तो किशोरी देवी का नाम आता है। और जब भी 1934 की मैं बात करता हूं तो मेरे जहन में आता है क्या? जय सिंहपुरा हत्याकांड। जय सिंहपुरा हत्याकांड, जय सिंहपुरा हत्याकांड। और इस जय सिंहपुरा हत्याकांड में क्या था? तो झुंझुनू का एक गांव, जिस गांव का नाम था जय सिंहपुरा, और इस झुंझुनू के जय सिंहपुरा गांव के अंदर जो है वो क्या चला दी जाती है? जय सिंहपुरा गांव के ऊपर जो झुंझुनू के जो ठाकुर थे, जिसने क्या, ठाकुर जो था, जिस ठाकुर के द्वारा क्या कर दिया जाता है? लाठी चार्ज यहाँ पर किया जाता है। ठाकुर के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? लाठी चार्ज किया। एक सेकंड, एक मिनट। आप निकलो, गोविंदा आप नहीं रहो। हाँ हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा सर के साथ में बातचीत होने लग गई थी। ओके, मैं अभी आपका मामला जो है वो आगे का फिनिश करता हूँ, है ना। देखो यहाँ पर किशोरी देवी का नाम जो है वो आपके जहन में रहना चाहिए, और एक शेखावाटी का जब भी नाम आ जाए आपके जहन में आना चाहिए। 1935 का कैप्टन वेव जो था, इस कैप्टन वेव के द्वारा यहाँ पर 1935 में कैप्टन वेव जो था, इसने कई गांव थे जिसका नाम था, एक तो कुंदन, एक गांव था गोठड़ा, और एक गांव था बुकराना। बुकराना, इन गांवों के ऊपर क्या बोला था? धावा बोला था कैप्टन वेव ने। तो ये सारी की सारी बातें आप किसान आंदोलन से संबंधित जो है वो याद रखोगे। अगला प्रश्न, एकी आंदोलन के जनक है? एकी आंदोलन के
जनक कौन है? प्रश्न है आपके सामने बड़ा ही शानदार और ऑप्शन आपके सामने है गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या और विजय सिंह पथिक। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। एक ही आंदोलन के जनक कौन थे? गोविंद गिरी की अगर मैं बात करूं तो गोविंद गिरी का जन्म हुआ था साहब आपका 1858 को। और गोविंद गिरी का जन्म 1858 को कहां पर होता है? एक गांव था बांसिया, और बांसिया गांव कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में बांसिया गांव पड़ता है। और आदिवासियों के बावजी के नाम से जाने जाते हैं, बिलों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं आपके गोविंद गिरी, जिनका जन्म 1858 को बांसिया गांव डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गिरी ने 1883 में सिरोही में किसकी स्थापना की थी? सिरोही में स्थापना की थी साहब संप सभा की। सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी, जिसमें कुल कितने नियम हैं? 10 नियम हैं, जिसको 10 नामी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। गोविंद गिरी के द्वारा ये जो संप सभा का गठन किया गया था, इसका प्रथम अधिवेशन 1903 में होता है। प्रथम अधिवेशन होता है 1903 के अंदर। और ये कहां पर हुआ था? प्रथम अधिवेशन आपका जो है वो अश्विन पूर्णिमा को होता है ना। उसके बाद में गोविंद गिरी जो थे, इस गोविंद गिरी का जो प्रमुख शिष्य है, प्रमुख शिष्य की अगर मैं बात करूं तो नाम था पुंजा धीर जी। पुंजा धीर जी नाम था, प्रमुख शिष्य का नाम था पुंजा धीर जी। गोविंद गिरी ने अपनी धुनी कहां पर स्थापित की थी? तो अपनी धुनी जो है ये स्थापित की थी बेड़सा में। और बेड़सा से इनको धुनी छोड़ने पर मजबूर किया, तो ये 1908 के आसपास यहां से निकल जाते हैं। कहां जाते हैं? इडर जाते हैं। और 1911-12 में वापस कहां पर आ जाते हैं? बेड़सा आ जाते हैं। ऐसा प्रश्न रीट में पूछा गया था कि 1911-12 में गोविंद गिरी जी कहां पर थे। इसके अलावा गोविंद गिरी जी संप सभा की स्थापना करते हैं, और एक संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। और वो अधिवेशन कहां पर हो रहा था? मानगढ़ बांसवाड़ा में। मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ बांसवाड़ा की बात थी, और मानगढ़ बांसवाड़ा में संप सभा का एक अधिवेशन हुआ था। और वो अधिवेशन आपका 17 नवंबर 1913 को होता है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में यहाँ पर सभा का आयोजन होता है। और इस मानगढ़ में मेवाड़ सरकार के द्वारा क्या चलाई जाती है? यहाँ पर गोलियां चला दी जाती है। और इस गोलियों के दौरान जो थे वो 1500 भील लोग जो थे वो शहीद हो गए थे, जिसके कारण यहाँ पर शहीदों की याद में शहीदों के एक तो क्या बने हैं साहब? चबूतरे बने हैं। शहीदों का क्या बना है? चबूतरा बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर प्रतिवर्ष मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को क्या लगता है? मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को मेला लगता है। मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को यहाँ पर क्या लगता है साहब? मेला लगता है। और मोतीलाल तेजावत की अगर बात करें तो मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में होता है कोलियारी में। कोलियारी में होता है। कोलियारी पड़ता है आपका उदयपुर में। मोतीलाल तेजावत ने एक नारा लागू किया था, हुकुम और हकीम नहीं। हुकुम और हकीम नहीं, हकीम नहीं। और आज के समय का सबसे बेहतरीन इस क्षेत्र का नारा है जय जोहार जय मेवाड़ करके एक नारा दिया जाता है। और मैं भी भाई बच्चों के लिए, बच्चों के साथ में इस नारे को गूंजता हूँ, बोलता रहता हूँ, जय मेवाड़ जय जोहार जय प्रताप, है ना। बहुत अच्छी बात है ये। हुकुम और हकीम नहीं का नारा मोतीलाल तेजावत के द्वारा दिया गया था। और मोतीलाल तेजावत जो थे, इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन चलाया था। इस एक ही आंदोलन में यह था कि 1921 में 21 समस्याओं के लिए एक मांग पत्र जारी किया था। मांग पत्र जारी किया था, जिसको 21 सूत्री मांग पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको 21 सूत्री मांग पत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ पुकार कहा जाता है। मेवाड़ पुकार कहा जाता है।
इस आंदोलन के दौरान आपके 1922 में 7 मार्च की बात थी, 7 मार्च की बात थी। 7 मार्च 1922 को एक गांव था जिसका नाम था नीमड़ा, और नीमड़ा गांव में किसका आयोजन होता है? नीमड़ा गांव में सभा का आयोजन हुआ था। यहां पर भी गोलियां चलाई और कितने लोग मारे गए थे? 1200 लोग मारे गए थे। आदिवासी जो लोग हैं, इनके आदिवासियों के बावजी मोतीलाल तेजावत भीलों के मसीहा गोविंद गिरी थे। और भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी किसको कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। और विजय सिंह पथिक के बारे में तो जिसके बचपन का नाम भूप सिंह था, है ना, ऐसी बहुत सारी बातें विजय सिंह पथिक के बारे में पीछे हमने थोड़ा पढ़ लिया। विजय सिंह के बारे में मेन मेन बातें हमने पढ़ ली है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसकी है? जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसकी है? जल्दी से प्रश्न का उत्तर दो। जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के रचयिता कौन है? जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के रचयिता कौन है? सागरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सागरमल गोपा की अगर बात करूं मैं, तो सागरमल गोपा जो है, इन्होंने किताबें लिखी थी। एक तो जैसलमेर का गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज, गुंडाराज। एक इन्होंने किताब लिखी थी आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने। एक इन्होंने लिखा था रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये आपके सागरमल गोपा के द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा जो थे, इन्होंने लिखा था एक तो मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था मेवाड़ वासियों से अपील, मेवाड़ वासियों से अपील, मेवाड़ वासियों से अपील लिखा था। एक इन्होंने गीत लिखा था जिसका नाम था पंछीड़ा। एक इन्होंने गीत लिखा था कौन से शीर्षक से? अर्जी शीर्षक से। जयनारायण व्यास की अगर बात करूं मैं, तो जयनारायण व्यास की एक तो आती है पीप, और एक आती है पोपा बाई की पोल, पोपा बाई की पोल, पोपा बाई की पोल। मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था। आंगी बाण, आंगी बाण या आंगी वाणी करके एक किताब इनकी और थी। पंडित नेहरू ने लिखा था भारत एक खोज, भारत एक खोज, विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक। ये जो है वो किसने लिखा था? तो ये आपके पंडित नेहरू ने लिखा था। इसमें से प्रश्न आने की संभावना 100% रहती है, तो इस वाले प्रश्न पे थोड़ा गौर करना है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 5, 4, 6, 7। कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा उत्तर लगा देना 7। एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण होता है, और इसमें टाइम लगा था 8, 7, 14, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण में। 8, 7, 14 जो है वो राजस्थान के एकीकरण में क्या लगता है? समय लगता है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय राजस्थान के एकीकरण में लगता है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण में। चरण कितने हैं? तो चरण है जी 7। कौन कौन से? एमपी से बस निकलकर राजस्थान आई,
निकल कर राजस्थान आई, राजस्थान आई। एमपी से बस निकलकर राजस्थान आई, एम से हो जाएगा मत्स्य संघ, पी से हो जाएगा पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। एम से हो जाएगा मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ, फिर से हो जाएगा संयुक्त, संयुक्त राजस्थान, फिर हो जाएगा बृहत राजस्थान, फिर हो जाएगा संयुक्त बृहत, 1 2 3 4, फिर हो जाएगा 5 पे संयुक्त बृहत, फिर हो जाएगा 6 पे राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, और 7 पे फिर हो जाएगा आपका राजस्थान संघ। के एम मुंशी की सिफारिश पर नाम क्या पड़ा था इसका? मत्स्य संघ नाम पड़ा था। के एम मुंशी की सिफारिश पर नाम पड़ा था मत्स्य संघ। 18 तारीख से शुरू हो जाइए, 18 25 18 30 15 26 1। मम्मा, मम्मा, अम्मा, मम्मा, अम्मा, मंजन, मई, जनवरी, नवंबर। मम्मा अम्मा मंजन करो। 3:48, 3:48, 2:49, ये वाला 49 है, एक ये वाला 49 है। 3:48, 2:49, 1:50, 1:56, ये आपके एकीकरण के क्या थे? चरण थे। कितने चरण थे? 7 चरण थे। 7 चरणों की तारीख याद करो, 7 चरणों के दिन याद करो। उसके बाद में आपको याद करना है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 4 का आपको चारों की 4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आप चारों में याद रखते हो उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता। सबसे पहले उद्घाटनकर्ता याद रखते हो गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल। एनवी गोडगिल पहले चरण का उद्घाटनकर्ता, दूसरे चरण का भी एनवी गोडगिल। चाचा कहते हैं नेहरू जी को, और पटेल कहते हैं किसको? सरदार पटेल को। ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया दूसरा, यही हो गया आपका पहला। उसके बाद में आप याद करते हो राज प्रमुख, उदय, भीम, भोपाल, भोपाल मानसिंह, भोपाल मानसिंह। सीधे नाम ही है इनमें, उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह। फिर याद करते हो आप प्रधानमंत्री, पीएम, शोभा गोकुल की मणि, शोभा गोकुल की मणि। और शोभा गोकुल की मणि कैसी? हीरे जैसी। शोभा गोकुल की मणि कैसी? तो हीरे जैसी। शोभा राम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, और जैसी हीरे जैसी यानी कि हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। और तो क्या याद करोगे? राजधानियां, राजधानियों से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, है ना। लगभग आपसे ये प्रश्न पूछ ले। हालांकि एक आप रियासतों के विलय भी याद कर सकते हो। ABCD पहले में है, दूसरे में बाबू झाड़ू की को प्रसाटो है, तीसरे में JJJB जैसलमेर जोधपुर, जैसलमेर जोधपुर, जयपुर बीकानेर, और एक अपने उदयपुर तीसरे में है, और चौथे में ये हो जाएगी। अगला है प्रश्न आपके सामने, देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? इस सभा को कहा जाता है सामाजिक सुधार सभा, सामाजिक सुधार सभा के नाम से इसको जाना जाता है।
देश हितैषणी सभा का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? आपको उत्तर बताना है कि देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में है राणा फतेह सिंह, ऑप्शन नंबर बी में है राणा शंभू सिंह, ऑप्शन नंबर सी में है राणा सज्जन सिंह, ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने है राणा भीम सिंह। आपको इसका राइट उत्तर बताना है कि सामाजिक सुधार सभा देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था। फतेह सिंह के समय की घटना याद रखो। इनके समय में ये 1903 में लॉर्ड कर्जन के कौन से दरबार में जा रहे थे? दिल्ली दरबार में। और दिल्ली दरबार में जाने से रोका किसने था? दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ जो थे, केसरी सिंह बारठ, और केसरी सिंह बारठ जो थे, इस केसरी सिंह बारठ ने लिखा था चेतावनी रा चूंठिया, चुंगठिया, अपनी भाषा में चूंठिया बोला हुआ ना, तो चेतावनी रा चुंगठिया लिखा था और इनको गोपाल सिंह खरवा के हाथों, गोपाल सिंह खरवा के हाथों किसके पास में भेजा था? फतेह सिंह के पास में, जिनको पढ़ने के बाद में फतेह सिंह नहीं गए थे दिल्ली दरबार में। शंभू सिंह, इस शंभू सिंह के समय में आपके 1869 में किसकी स्थापना होती है? महकमा खास, महकमा खास का गठन हुआ था। यह शंभू सिंह के समय में हुआ था महकमा खास का गठन। और साथ में शंभू सिंह ने बनवाया था शंभू निवास, शंभू निवास। उदयपुर के बच्चों के लिए अजमेर में कौन सा हाउस बनवाया था? अजमेर में बनवाया था उदयपुर हाउस। अजमेर में कौन सा हाउस बनवाया था? अजमेर में उदयपुर हाउस बनवाया था। सज्जन सिंह के समय में 1877 में होती है देश हितैषणी की स्थापना, देश हितैषणी की स्थापना 1877 में होती है देश हितैषणी की स्थापना। और 1877 में ही होती है साहब इजलास खास का गठन, इजलास खास का गठन होता है। इजलास खास जिसको महेंद्र राज सभा के नाम से जाना जाता है, या यूं कहें महाद्री सभा के नाम से या महेंद्र राज सभा के नाम से इजलास खास को जाना जाता है। महेंद्र राज सभा या महाद्री सभा के नाम से जानते। इनके समय में एक दुर्ग बना था जिसका नाम था सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ बना था। एक पत्रिका जिसका नाम था सज्जन कीर्ति पत्रिका, सज्जन कीर्ति पत्रिका, यह सज्जन कीर्ति पत्रिका इनके समय में प्रकाशित हुई थी। साथ में सज्जन सिंह में एक और बात याद रखो, 1883 में इनके समय में एक सभा जिसका नाम था परोपकारी सभा, इस परोपकारी सभा का गठन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? सज्जन सिंह इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। राइट उत्तर कौन सा है? सज्जन सिंह है। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ केसरी किसे कहा था? टोड राजस्थान इतिहास के पापा, इतिहास के पापा, राजस्थान इतिहास के पापा कौन थे? पापा थे, पापा जी नहीं, जी पापा नहीं है ना, आगे जी नहीं पीछू जी लगाओ है। इतिहास के पापा कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। मेवाड़ केसरी किसको कहा है? महाराणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा राज सिंह। इसमें से आपको सही उत्तर जो है वो गेस करके बताना है। और तब तक मैं आपको बताता हूं राणा कुंभा के बारे में। तो राणा कुंभा के समय में इनके एक तो देखो पिता मोक्कल थे, पिता कौन थे? मोक्कल थे। राणा कुंभा की माता कौन थी? माता थी सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी इनकी माता थी। और राणा कुंभा के बारे में
और क्या क्या बातें करेंगे। कुंभा के समय में आपके 1453 में एक संधि होती है, जिस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। आवल बावल की क्या होती है, संधि होती है कुंभा के समय में। कुंभा के समय में 1456 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था चंपानेर। आवल बावल की हुई थी मेवाड़ और मारवाड़ में। मेवाड़ और मारवाड़ में आवल बावल की संधि होती है। चंपानेर की संधि गुजरात और मालवा में हुई थी। गुजरात और मालवा में हुई थी। कुंभा के समय में 1437 में कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध हुआ था। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। 1457 में कुंभा के समय में युद्ध हुआ था जिसका नाम था साहब बदनौर का युद्ध। और बदनौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कौन सी माता का मंदिर बनवाया था? कुशाला माता का मंदिर बनवाया था महाराणा कुंभा ने। और महाराणा कुंभा के समय में 1437 में सारंगपुर का युद्ध, 57 में बदनौर का युद्ध, कुशाला माता का मंदिर कुंभा के समय में बनता है। और महाराणा कुंभा ने 1438 में किसकी हत्या की थी? रणमल की हत्या। रणमल की हत्या किसकी सहायता से? बारमली की सहायता से। कौन से दुर्ग में करते हैं? चित्तौड़ के दुर्ग में बारमली की सहायता से रणमल की हत्या कर देते हैं। महाराणा कुंभा जिसको उपाधि जिसकी कौन कौन सी है? महाराणा कुंभा की उपाधि आती है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य किसकी है? राणा कुंभा की है। हिंदू सुल्तान किसकी है? हिंदू सुल्तान कुंभा की है। हिंदू सुल्तान कुंभा की है। हाल गुरु किसकी है? कुंभा की है। राजगुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, परम गुरु, अश्वपति, नरपति, गजपति, राय रायन, राणो रासो, महाराणा महाराजा धीराज, नंद नंदीश्वर, वीणा वादक, प्रज्ञा पालक, नाटक राजकर्ता, सारी कुंभा की। और महाराणा कुंभा का पुत्र था उदा। और उदा ने मामदेव जो कुंड आता है, इस मामदेव कुंड के पास में कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। मामदेव कुंड के पास में कुंभा की हत्या कर दी थी। उद्दा को कहते हैं मेवाड़ का पितृहंता। मेवाड़ का पितृहंता किसको कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता उद्दा को कहा जाता है। राणा कुंभा जो थे ये स्थापत्य कला में काफी इनका योगदान था। एक तो कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ बनवाया था। कुंभा के समय में रणकपुर का जैन मंदिर बनता है। रणकपुर का जैन मंदिर बना था। एक महिला जिसका नाम था भंडारी वेलका, और भंडारी वेलका ने श्रृंगार चौरी का निर्माण किया था महाराणा कुंभा के समय में, जिसको वर्तमान में शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से जिसको वर्तमान में जाना जाता है। और कुंभा में क्या क्या याद रखोगे? कुंभा के ग्रंथ सबसे बड़ा था संगीत राज। और संगीत राज कितने रतन कोशों में विभक्त है? तो 5 रतन कोश में। पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नाट्य रतन कोश, रस रतन कोश, ऐसे कितने रतन कोशों में विभक्त है? तो 5 रतन कोशों में विभक्त है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, मीमांसा, शुड प्रबंध, कामरान रतिसार, हरवर्तिका, हरवर्तिका, चंडी शतक, चंडी शतक, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, नागिरीदास, है ना, कृष्णगढ़ चित्रशैली, नाम तो सुना होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताओ आप। टोड ने मेवाड़ के श्री कृष्ण को कहा। कुंभा के बारे में हमने बातें जानी है। आगे सांगा प्रताप राज सिंह के बारे में भी कुछ मुख्य बातें हम जानेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराणा प्रताप। अब देखो हम थोड़ी सी बातें राणा सांगा के बारे में कर लेते हैं, है ना। राणा सांगा। राणा ने विष दियो मानो अमृत पियो। राणा सांगा
सांगा के समय के एक तो आपको मोटी सारी उपाधि याद रखनी है, और उस उपाधि का नाम था राणा सांगा को हिंदू पथ बादशाह कहते हैं। हिंदू पथ बादशाह राणा सांगा को कहा जाता है। हिंदू पथ बादशाह सांगा को कहते हैं। सैनिकों का भग्नावेश सांगा को कहते हैं। सैनिकों का भग्नावेश सांगा को कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावेश किसको कहते हैं? राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। राणा सांगा को हिंदू पथ बादशाह सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं। और साथ में राणा सांगा जो थे, इनके समय के प्रमुख युद्ध आप बताना। 1517 थातोली, 1519 18 में हुआ था बाड़ी, 1519 में सांगा के समय हुआ था गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध 1527 में सांगा के समय होता है। 16 फरवरी 1527 में होता है बयाना। 17 मार्च 1527 को रूपवास भरतपुर में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा। राणा सांगा जो है, इनको जहर कहां पर दिया गया था? तो सांगा को जहर दिया था इरीच में। इरीच में। सांगा की मृत्यु कहां पर होती है? 28 जनवरी 30 जनवरी 1528 को। 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु होती है कालपी, यूपी। दफनाया कहां पर गया था? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। यहां पर इनकी 8 खम्भों की छतरी बनी। 8 खम्भों की क्या बनी है? छतरी बनी है। हल्दी अपने खानवा के युद्ध के बाद में सांगा का इलाज कहां पर हुआ था? सांगा का इलाज होता है बसवा। बसवा कहां पड़ता है? दौसा। और दौसा में सांगा का बना है चबूतरा। फिर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेन महाराणा प्रताप, जिनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल का जनाना कक्ष था। जनाना कक्ष की जूना कचेरी थी। इस जूना कचेरी में 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप 32 वर्ष के शासक बनते हैं। 32 वर्ष के क्या बने थे? शासक बने थे। 25 वर्ष सांगा अपने इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। 25 वर्ष इन्होंने शासन किया था। इनका जीवन कितने साल का था? जीवन था 57 वर्ष का था। और मेवाड़ के राजा कौन से नंबर के थे? मेवाड़ के राजा थे 54 नंबर के। कौन से नंबर के? 54 नंबर के। माता पिता महाराणा प्रताप के माता पिता तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आप महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में भी जानते हो। घोड़ा जिसका नाम था चेतक, काठियावाड़ू नस्ल का था, ईरान से लाया गया था। प्रताप के समय में महत्वपूर्ण युद्धों की बात करें तो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी। 1577 में प्रताप के सामने 1577-78 में भेजा था शाहबाज खां को अकबर ने। 1580 में भेजा था रहीम जी को। 1582 में कौन सा युद्ध होता है? दिवेर। 1584 में कौन आते हैं? जगन्नाथ, जिसकी मांडलगढ़ में 32 खम्भों की छतरी बनी है। और 1585 में प्रताप ने राजधानी किसको बनाया था? चावंड को। चावंड राजधानी महाराणा प्रताप की कितने साल तक रही थी? 12। मेवाड़ की रही थी वास्तव में तो 30, और कई महान 28 भी बताते हैं, तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। और महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? छतरी है बांडोली।
बांडोली में प्रताप की क्या बनी है? छतरी बनी है। और केजल बांध है जिसमें डूब चुकी है, कितने खम्भों की है? 8 खम्भों की प्रताप की छतरी है। प्रताप की मृत्यु कितनी तारीख को हुई थी? 19 जनवरी 1597। 1597 चावंड में धनुष पर प्रतंचा चढ़ाते समय प्रताप की मृत्यु होती है। राज सिंह के समय में एक भाई नयो युद्ध हो, और वो हो 1680 में उदयपुर की लड़ाई। उदयपुर की लड़ाई ये कब हुई थी? उदयपुर की लड़ाई 1680 के अंदर हुई थी। और अगला प्रश्न आपके सामने है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, जसवंत सिंह, प्रथम गज सिंह। सभी के बारे में बताते हैं। चंद्रसेन, कुछ भी नहीं पूछते हैं चंद्रसेन में, इनमें 2-3 एक बातें। मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा, भूला बिसरा राजा। एक इनके समय में युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था लोहावट, लोहावट का युद्ध। और लोहावट के युद्ध में चंद्रसेन का भाई था जिसका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह की हो जाती है हार। उदय सिंह का एक भाई जिसका नाम था राम सिंह। राम सिंह सहायता मांगने किसके पास में जाते हैं? अकबर के पास। 3 नवंबर 1570 को अकबर ने अही छत्रपुर दुर्ग में नागौर दरबार लगाया था। एक चंद्रसेन से प्रश्न बनता है इनकी छत्री को लेकर, जो कहां पर है? सारण में है। और सारण कहां पर है? पाली में है। छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करने वाला राजपुताने का दूसरा राजा राव चंद्रसेन था। तो इनसे संबंधित भी इतनी सी बातें याद रखो। मालदेव को कहते हैं हिंदू बादशाह, बादशाह कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। 52 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता है? राव मालदेव को कहते हैं। 52 युद्धों का विजेता किसको कहते हैं? राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। हिंदू बादशाह के नाम से मालदेव को जाना जाता है। मालदेव जो थे, इन्होंने 52 युद्धों के माध्यम से 58 परगणे जीते थे। मालदेव के समय के अंदर आपको और क्या क्या याद रखना है? थक गए भैया। मालदेव के समय 58 परगणे जो थे वो मालदेव ने जीत लिए थे। और बाकी मालदेव के समय में आप याद रखो, एक तो मुख्य रूप से 1541-42 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था पाहेबा साहेबा। 1544 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सुमेल गिरी या गिरी सुमेल हुआ था। सुमेल गिरी या गिरी सुमेल हुआ था। और मालदेव के समय में कुछ एक ग्रंथ आते हैं, जैसे एक तो बंदा जिसका नाम था ईश्वर दास, हाला झालारी कुंडलिया, हाला झालारी कुंडलिया, कुंडलिया। एक था देवयान, देवयान, और एक था हरि रस। ये ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे। एक बंदा जिसका नाम था आशा बारठ, जिसने लिखा था उमा दे बटियाणी री कवित, उमा दे बटियाणी री कवित, गोगा जीरी पेड़ी, गोगा जीरी पेड़ी, और बागा बारमली रा दुहा, बागा बारमली रा दुहा। एक इनके समय में नाम याद रखना, पोल बारमली ग्रंथ है एक, पोल बारमली, पोल बारमली। ये है सत्य प्रकाश। पोल बारमली है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का।
लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। एक आता है बागो बारमली, बागो बारमली। ये ग्रंथ आता है सत्य प्रकाश जोशी का, सत्य प्रकाश जोशी। गज सिंह की उपाधि थी दल थम्मन, ये पूछ लेते हैं बहुत बार। अगला प्रश्न, वेलिकृष्ण रुक्मणी किसने लिखा था? वेलिकृष्ण रुक्मणी किसने लिखा था? वेलिकृष्ण रुक्मणी लिखा था पृथ्वीराज ने, और इस वेलिकृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद 19वां पुराण कहा जाता है। 5वां वेद और 19वां पुराण किसको कहते हैं? वेलिकृष्ण रुक्मणी को कहा जाता है। 5वां वेद और 19वां पुराण कहते हैं। महाराजा राय सिंह के बारे में अगर बात करें तो अकबर का दूसरा विश्वास पात्र था। अकबर का दूसरा विश्वास पात्र कौन था? दूसरा विश्वास पात्र जो था वो महाराजा राय सिंह थे। राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाकर भेजा था। जोधपुर का क्या बनाया था साहब? प्रशासक बनाया था। किसको? राय सिंह को 1572 में। राय सिंह जो थे, इसमें और क्या क्या याद रखोगे भाई? राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाकर भेजा, और एक जो है इनके समय में उस्ता कला की शुरुआत होती, उस्ता कला की शुरुआत होती है। ये 3-4 एक बातें इसमें याद रखो। पृथ्वीराज को अकबर ने गागरोन का किला दिया था, और गागरोन के दुर्ग में रहकर इन्होंने वेलिकृष्ण रुक्मणी लिखा था। राव बिक्का 1465 में जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। जांगल प्रदेश में कौन से वंश की नींव रखते हैं? राठौड़ वंश की नींव रखते हैं। राव बिक्का जो थे, इन्होंने एक शहर बसाया था 1488 में आखा तीज के दिन। और आखा तीज के दिन कौन सा शहर बसाया था? बीकानेर, बीकानेर बसाया था। महाराजा गंगा सिंह आधुनिक बीकानेर के जनक महाराजा गंगा सिंह थे। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज हो जाएगा। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, और हवा महल 1799 में बनता है। 1799 में हवा महल बना था। वास्तुकार थे इसके लालचंद, वास्तुकार थे लालचंद। सवाई प्रताप सिंह के समय की गंधर्व बाईसी प्रसिद्ध है, गंधर्व बाईसी। इनके समय की कुछ एक युद्ध आते हैं। एक तो तुंगा 1787, पाटन 1790, और रामपुरा 1800। ये 3 इनके समय के युद्ध याद रखने हैं। और एक बीकानेर का राजा अनूप सिंह जो आता है ना, अनूप सिंह की एक उपाधि है, पिछले एग्जाम में पूछी गई थी। और अनूप सिंह को माही ब्रात्यु या माही मरात्यु के नाम से जाना जाता है। इधर सवाई जयसिंह की अगर बात करें तो सवाई जयसिंह ने, इनके समय में 1707 में हुआ था एक समझौता जिसका नाम था देवारी समझौता। 5 इन्होंने बनवाई थी वेदशाला। 5 इनकी क्या थी? वेदशाला। वेदशाला कहां कहां पर थी? एक जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। जयपुर स्थित वेदशाला जो है इसका नाम था जंतर मंत्र। ये पिछले एग्जाम के पैटर्न के आधार पे मॉडर्न पे थोड़ा ज्यादा कर दिया था हमने ना। राजा मानसिंह जो थे, इसके अलावा 5 वेदशाला। 1734 में हुरडा सम्मेलन, हुरडा 1734 में हुरडा। 1727 में जयपुर। विद्याधर इसके भट्टाचार्य इसके थे वास्तुकार। मिर्जा राजा मानसिंह सबसे ज्यादा 7000 का मनसब था। और अगला जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का उत्तर आएगा हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और ये प्रश्न का इसका उत्तर मिल ही गया आपको। अगला प्रश्न, अजय राज चौहान के पिता का नाम, ये प्रश्न पूछा गया भाई।
अजयराज चौहान के पिता का नाम है पृथ्वीराज। अजयराज के पिता का नाम था पृथ्वीराज चौहान। पूरी तरह से थक चुका हूं भाई, बहुत जोर लगा लिया है। अरुणोराज अन्ना जी, अन्ना जी के नाम से जानते हैं। अन्ना सागर झील बनवाई थी, अन्ना सागर झील बनवाई थी। एक बनवाया था पुष्कर में वराह मंदिर। पुष्कर में कौन सा मंदिर बनवाया था? वराह मंदिर बनवाया था। पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अरुणोराज ने करवाया था। अन्ना सागर झील बनवाई थी। और आप जाओ। अन्ना जी ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। पुष्कर में कौन सा मंदिर बनवाया था? साहब वराह मंदिर का निर्माण अरुणोराज या अन्ना जी के द्वारा करवाया गया था। विग्रहराज ने हरि केली नाटक लिखा था। हरि केली नाटक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में बैटल ऑफ टेरेन, तराइन का पहला और तराइन का दूसरा 1191 और 1192 युद्ध हुए थे। निम्न में से ताम्रवती सभ्यता की जननी कौन सी है? जननी गणेश्वर है और नगरी कौन सी है? आहड़ है। नगरी है आहड़। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। तो भाई काफी हो गया, और बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में कुछ और बचा तो मैं करवा दूंगा। बाकी इतना काफी है, इसको पढ़ के जाना, 2 बार पढ़ लेना पेपर से पहले, और इसमें से आपके 80% प्रश्न आने की संभावना रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।